Hello learners, I'm Vikramjit, Assistant Professor from DN College, Department of Geography. So today we will be discussing about geomorphology या भूआकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं। हम उसकी प्रकृति यानी नेचर, स्कोप, विशेषत्र और अप्रोचेस यानी उपागम, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कि ज्योमॉर्फोलॉजी एक बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी में और काफ़ी रिच है इन कंटेक्स्ट ऑफ इट्स स्कोप एज वेल एज नेचर। इंट्रोड्यूसिंग ज्योमॉर्फोलॉजी, एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ज्योमॉर्फोलॉजी या भूआकृतिक विज्ञान है क्या, तो हम पहले इस वर्ड को या टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड है जी प्लस मोर्फे, यानी यहाँ पर जी का मतलब है भूमि, धरती, पृथ्वी, धरातल, और मोर्फे का मतलब होता है आकृति, और इन इंग्लिश वी कैन से इट फॉर्म। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जहाँ पर जीई यानी जे मीन्स अर्थ, मॉर्फे मीन्स फॉर्म, एंड लोगोस, लोगोस एक वर्ड है जो आपका बेसिकली ग्रीक और लैटिन शब्दावली से आया है। उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या डिस्कोर्स, एक वर्णन या विवरण। तो हम कह सकते हैं कि ज्योमॉर्फोलॉजी एक विवरण है हमारे धरातल, पृथ्वी के धरातल का, या उस पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का। We can say that it's a description of various forms of our earth surface, whatever we see around us। जो भी हम देखते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हों यानी पर्वत, पठार, आपके प्लेट्यूज, रिवर्स, एवरीथिंग जो भी हम आसपास देख पा रहे हैं वो ज्योमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है, हिस्सा है। अब देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देख पाते हैं, जैसे कि पृथ्वी। अपने आप में पृथ्वी बहुत सारी चीज़ों को समाये बैठी है। अंतरिक्ष से देखने पे हमें पता चलता है कुछ नीला कलर यानी हमारे ओशंस दिखते हैं, और थोड़ा सा धरातल यानी हमारे कॉन्टिनेंट्स। तो क्या इन कॉन्टिनेंट्स या धरातल के आगे भी कुछ है? बिल्कुल। जैसे जैसे हम यहाँ पर जूम इन करेंगे या काफ़ी गहराई तक जाएंगे, माइक्रो लेवल तक, सूक्ष्म आपका जो श्रेणी है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। तो आप माउंटेन्स देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं। ये अर्थ अपने आप में एक पजल है बहुत सारी स्थलाकृतियों की। सो अगर हम देखते हैं इस अर्थ को, यानी हमारे प्लैनेट अर्थ को, पृथ्वी को, अभी आप यहाँ पर दो मेजर फीचर्स को देख पाएंगे जिन्हें हम वर्ल्ड ज्योमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। एक है हमारे कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि अब आपके स्क्रीन पे अफ्रीका है, और दूसरा हमारे ओशंस, यानी हमारा अटलांटिक ओशन। तो क्या इनके अलावा, यस, जैसे ही हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं या फिर और जूम इन करते हैं चीज़ों को, धरती को यहाँ पर धरातल पर आकर देखते हैं, तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं। सो अब बात करते हैं हमारी प्रकृति। देखिए, हर एक चीज़ की प्रकृति होती है, नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ है, गर्म चीज़ है, हमारे पास कोई गर्म पतीला है या यूटेंसिल है, तो उसका नेचर क्या है? यानी वो ऊष्मा को छोड़ रहा है। अग्नि पर अगर कोई चीज़ रखा गया, आग का नेचर क्या है? गर्म है, बर्फ ठंडी है। ये उनकी प्रकृति होती है। अगर हम हमारी दैनिक दिनचर्या में भी देखें या डेली लाइफ में देखें, भी से कि उस चीज़ का नेचर बहुत अलग है। तो ये जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, क्या ये हमारे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है? क्या हमारे विशेष क्षेत्रों का भी कोई नेचर होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर जो वर्ड है ज्योमॉर्फोलॉजी, भूमि की स्थलाकृतियों का विवरण, अगर हिंदी में हम बात करें, यानी अर्थ की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन। सो क्या ये सिर्फ मेरली डिस्क्रिप्शन है कि ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये आपके रिवर्स हैं, ये वाटरफॉल्स हैं? नहीं। अगर देखा जाए तो ये एक वैज्ञानिक विवरण है। इट्स अ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर सब्जेक्ट और आवर अर्थ फीचर्स।
जितनी भी हम सारी चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास, वो टेंडेंसी रखती हैं किसी न किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जोमोफोलॉजी एक साइंस है, यानी अर्थ के सरफेस की साइंस। तो उसका जो नेचर है वो क्या हुआ, मूल नेचर साइंटिफिक है। द बेसिक नेचर ऑफ जोमोफोलॉजी इज साइंटिफिक। बट जैसे जैसे वर्तमान में, परंतु हम देख रहे हैं कि वर्तमान में चीज़ें बदलाव हो रहा है और कोई भी चीज़ अछूती नहीं रही है। इन्हीं जो चेंजेस हैं हमारे पास, इन्हीं परिवर्तनों की वजह से, इन बदलावों की वजह से किसी भी सब्जेक्ट या विषय क्षेत्र में भी बदलाव आते हैं, और जो कि उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन करते हैं। समय का एक नियम है कि बदलाव आएगा ही आएगा। तो क्या इसके नेचर में बदलाव आएगा? देखिए 1960 के दशक में ज्योग्राफी को बहुत सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज से बाहर निकाला जा रहा था, मतलब वहाँ पर उन्हें पढ़ाना तक बंद कर दिया था। तो एक 1960 का दशक भूगोल के क्षेत्र में या भूगोल के लिए एक अहम, आप बता सकते हैं, काल रहा है, समय रहा है, जब वहाँ पर क्वांटिफिकेशन यानी आपके मात्रात्मक विधियों का प्रयोग, क्वांटिफिकेशन यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया गया। तो जोमोफोलॉजी भी इन चीज़ों से अछूता नहीं रहा। अब हम यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स, जैसे उनके सिनोसिटी इंडेक्स हो गया, उनकी बेसिन लेंथ हो गई, कितनी लंबाई है आपके वाटर कैचमेंट एरिया की, इन सारी चीज़ों की वजह से जो इसका सब्जेक्ट है वो साइंटिफिक और ज़्यादा होता रहा। लेकिन अब समय के साथ साथ हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं, हम केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। साथ में हम केमिस्ट्री का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इरोजन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि इरोड कैसे हो रहा है, मिनरल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो इसकी प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन आके एक बहु विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया है। दैट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर हमें कुछ नया करना है, या एक कहते हैं ना कि पूरे होलिस्टिक तरीके से किसी चीज़ को समझना है, तो ये चीज़ बहुत ही आवश्यक है। तो अब देखते हैं नेचर के अलावा स्कोप क्या है। यूजुअली जो वर्ड है हमारे इंडियन सिनेरियो में, स्कोप का मतलब हम लगाते हैं कि क्या चीज़ है, मतलब इस चीज़ से हमें क्या प्राप्त होगा। बट यहाँ पर जो स्कोप है उसका मतलब है कि विषय क्षेत्र, यानी जो हमारा अध्ययन है, भूआकृतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, वो क्या है, क्या क्या हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो देखिए मूलतः यानी मुख्यतः हम 3 पार्ट्स में या 3 बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका आकार, यानी स्थलाकृतियों का आकार किस तरीके का है। दूसरा प्रोसेसेस, यानी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक होती हैं या उनको निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तीसरा हो गया हमारा अप्रोचेस टू द स्टडी, यानी जोमोफोलॉजी को किस तरीके से पढ़ा जाए, यानी स्थलाकृतियों को विभिन्न तरीकों से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वो उपागम या फिर वो जो अध्ययन की विधियां हैं वो भी इनके विषय क्षेत्र को बनाती है। अब हम विस्तार में डायमेंशन एंड स्केल ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसेस दैट शेप द लैंडफॉर्म्स एंड द अप्रोचेस टू द स्टडी। मूविंग अहेड, तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, यानी उसके आकार के आधार पर। देखिए जब हमने शुरुआत में बात की कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह बस एक गोलाकार गेंद की तरह लगता है जिसका कलर नीला या हरा, और आपके कुछ पार्ट ही हम विजिबल हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं और हमें आपके ओशंस दिखते हैं। तो सबसे बड़ा आकार पृथ्वी पर 2 ही चीज़ों का पाया जाता है, या तो कॉन्टिनेंट्स या फिर आपके ओशन। ओशंस के अंदर भी बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं। तो फिर क्या हम इन्हें रिलीफ ऑफ फीचर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी हमारी जो स्थलाकृतियां हैं प्रथम श्रेणी की, हम उसमें रख सकते हैं? बिल्कुल। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में रखे जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब हम जूम इन करते हैं गूगल अर्थ जैसे सॉफ्टवेयर्स पे, हमें और थोड़ा सा स्पष्ट दिखेंगी चीज़ें। अब फर्स्ट रिलीफ ऑर्डर को हम थोड़ा सा और समझते हैं। इन्हें वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि पूरा विश्व सम्मिलित है इसके अंदर, पूरा विश्व समा जाता है। अभी देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी बहुत बड़े बड़े स्थलखंड। और दूसरी तरफ हमारे पास एक विशाल महासागर भी हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक
ओशन यानी आपका अंध महासागर, इंडियन ओशन हिंद महासागर, और पैसिफिक अगेन आपका प्रशांत महासागर। इसके अलावा सदर्न ओशन यानी आपका दक्षिणी महासागर। तो ये जितनी भी आपके पास फीचर्स हैं जो हमें स्पेस से विजिबल हैं, इन्हें हम वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी यानी वैश्विक या विश्व आपकी स्थलाकृतियों को डिफाइन करते हैं। ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी, डिफाइन करती है विश्व की स्थलाकृति को, यानी सबसे क्लियरली जो चीज़ें दिखती हैं एकदम से स्पष्ट और सबसे बड़े विशाल आकार में, तो वो हमारे पास से ही है। अब देखिए, जो ताकत है, मतलब किसी समुद्र को बनाने की ताकत या फिर किसी कॉन्टिनेंट को बनाने की ताकत, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत ही एक बलशाली या बहुत अधिक बल यहाँ पर ज़रूरी है। अब टेक्टोनिक मूवमेंट यानी हमारी जो प्लेट विवर्तनिकी होती है, चीज़ों की प्लेटों के मूवमेंट की वजह से, हलचलों की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। कभी ना कभी हमने पढ़ा था वेगनर के सिद्धांत में कि जितनी भी ये चीज़ें हैं ये कभी एक साथ होती थी, ज्वाइंट थी, पेंजिया, पैंथालासा। हम आगे की क्लासेस में इन चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इनके मूवमेंट की वजह से ही अटलांटिक ओशन बना। अगर ये चीज़ आपके साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे और नॉर्थ अमेरिका यूरोप के पास था, तो अटलांटिक ओशन उस समय नहीं था। इसी पर तरीके से अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन, ये अफ्रीका के पास था। तो क्या ये जितने हमें अभी फीचर्स या जो हमें नज़र आ रहा है हमारे महासागर, क्या ये टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ही बने? बिल्कुल। तो हमारी जो प्लेटें हैं, इनके मूवमेंट की वजह से बीच में जो खालीपन या स्पेस बना, उस स्पेस की वजह से हमारे पास यहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ। यानी अटलांटिक ओशन बने किस चीज़ की वजह से है, या हमारा इंडियन ओशन किस चीज़ की वजह से बना है? एक टेक्टोनिक फोर्स। और टेक्टोनिक फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में से, बलों में से है, जो पूरे के पूरे क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, इन चीज़ों को भी उत्पन्न कर सकती है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को बनाने में हमारी पृथ्वी की सहायता की। अब देखिए, जो सेकंड चीज़ आती है, रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आप एक जो वीडियो चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि हम एक माउंटेन के ऊपर से एक एरियल शॉट में जा रहे हैं। मतलब कि हम मान लीजिए आप एक बर्ड आई व्यू से, एक पक्षी की निगाह से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जो ये सेकंड ऑर्डर होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस कॉन्टिनेंट पे ये उबड़ खाबड़ जमीन क्या है? ये आपके पर्वत है। अब इनके अलावा भी अगर आप नोटिस करें, ये देखिए माउंटेन्स के अलावा प्लेट्यू, वोल्केनो, लेक्स, ओशियंस, ये जितने भी इनके ऊपर फीचर्स आपको दिख रहे हैं, प्लेन्स, ये सेकंड ऑर्डर के फीचर्स होते हैं। यानी जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर थोड़े से विशाल आकार में पाए जाए, मतलब कॉन्टिनेंट यानी आपके महाद्वीप को अगर हम देखें, महाद्वीप के ऊपर जो सबसे बड़ी विशाल आकृति दिखती है वो एक पर्वत की ही होती है। और उस पर्वत के बाद अगर हम और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो हमें थर्ड रिलीफ ऑर्डर मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रिलीफ ऑर्डर की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नदियाँ, झरने, इस तरीके के फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये एक सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं, यानी माइक्रो लेवल के लैंडफॉर्म्स होते हैं। और अगर आप किस तरीके से देखा जाए, अगर हमारे कॉन्टिनेंट को हम एक टेबल या एक मेज मान लें और उस टेबल के ऊपर अगर हम प्लेट माने, प्लेट कॉन्टिनेंट्स आपके माउंटेन्स को मान सकते हैं, और उस प्लेट में रखी हुई चीज़ क्या होगी, वो आपके रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो टेबल है, मेज है, उसके ऊपर रखा गया कोई भी बर्तन एक कॉन्टिनेंट, आपका माउंटेन हो सकता है, और उस माउंटेन यानी उस प्लेट के अंदर रखी हुई वस्तु, वो कोई फल हो सकता है या कोई और आपकी खाने की चीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकता है, वो थर्ड ऑर्डर का रिलीफ फीचर्स हो सकता है। तो यानी सिंपल सी बात है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज है ये। तो रिवर वैलीज, वाटरफॉल, बीचेस, और इसके अलावा आपके मेंडर्स, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मेंडर्स हो गए, सी बीच हो गया आपका, वाटरफॉल्स हो गया, रिवर टेरेसेस हो गया, बहुत सारे फीचर्स हैं जो क्या करते हैं, आपके थर्ड ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं या इस तरह की स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, वहाँ पर आंतरिक बलों की बजाय बाहरी शक्तियाँ यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस
प्रोसेसेस ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। इरोजन, डिपोजिशन, इन चीज़ों की वजह से या इन प्रक्रियाओं की वजह से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रीजन लाइक व्हाई दे हैव देयर जेनेसिस इज ड्यू टू द एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही इन चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे पवन है, विंड है, हमारी तापमान, टेम्परेचर, वाटर, जितनी भी ये शक्तियां हैं ये क्या करती हैं, निर्माण करती हैं इस तरह के फीचर्स का। अब अगर इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं तो जल इस क्षेत्र में गिर के यहाँ पर एक पॉट होल का निर्माण करेगा। पॉट होल एक तरह से मटका होता है, जैसे मटका बहुत गहरा होता है तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है जिसे हम पॉट होल कहते हैं। वो इस वाटर की और ग्रेविटी की वजह से बनता है। लेकिन यहाँ पर पानी एक महत्वपूर्ण एजेंट है या मेजर रीजन है जो को यहाँ पर इरोड कर रहा है एरिया को और काफ़ी डीप बना रहा है। तो पॉट होल का निर्माण हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हुआ। आप एक तरह से इस चीज को मान लीजिए कि जो बारीकी का काम है, बारीक, सूक्ष्म, छोटा, वो बड़ा धीरे धीरे किया जाता है और काफी अगर देखा जाए प्रोसेसेस बहुत धीरे धीरे ऑपरेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारी लास्ट इस चीज का है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, जो प्रोसेस है यानी प्रक्रियाएं हैं, क्या वो हमारे स्कोप का पार्ट है? बिल्कुल। यानी विषय वस्तु में हम बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जब हम आगे इस विषय में वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो धरातल पर परिवर्तन लेके आ सकती हैं। एक है धरातलीय प्रक्रियाएं, यानी जो हमारी पृथ्वी पर ही होती हैं। दूसरी है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेसेस, यानी जो अंतरिक्ष या हमारे पृथ्वी का जिनसे संबंध ना हो, स्पेस से होने वाली। अब आप कहेंगे कि सर स्पेस से कैसे चीजें हो सकती हैं? तो देखिए, स्पेस से अगर कोई मीटियोर यानी कोई उल्का पिंड अगर धरती पे गिरता है तो एक बहुत बड़े क्रेटर का निर्माण करेगा, जो कि आपके डेक्कन प्लेटू में यानी मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास एक विजिबल लेक है। उसका एक उदाहरण है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेसेस कैसे धरती के स्वरूप को, स्थल को परिवर्तन लेके, धरती के स्थल पर परिवर्तन लेके आ सकते हैं, उसकी स्थलाकृतियों में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम होता है क्योंकि हमारे पास हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो हमें उल्कापिंडों से बचाता है। और खासकर मीजोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो बहुत सारे उल्कापिंडों को रास्ते में ही रोक देती है। तो जो आप टूटता हुआ तारा देखते हैं वो बेसिकली कोई ना कोई मीटियोर है जो आपकी मीजोस्फेयर वाली लेयर है उसके अंदर से फ्रिक्शन की वजह से वहीं पर खत्म हो जाता है। तो जो मुख्य हमारी प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं रहती हैं वो हैं एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक। जहां पर वर्ड देखिए आप, यहाँ पर एक्सो यानी बाहरी और एंडो मतलब इनसाइड, आंतरिक, यानी बाह्य जो प्रक्रियाएं हैं बाह्य जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाएं। ये दोनों प्रक्रियाएं आपके धरती को बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील बनाती हैं, परिवर्तन आता रहता है इन चीज़ों की वजह से। अब फर्स्ट है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत एक महत्वपूर्ण कारक है इस पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण का, दैट इज वेदरिंग, अपर्दन, चीज़ों का कटाव, अपक्षय। इस वर्ड को हम अगर वेदरिंग को बहुत सुटेबल या एक सटीक वर्ड दे तो यहाँ पर वर्ड होगा अपक्षय, इरोजन, अपर्दन, डिग्रेडेशन या उसका हवास होना, चीज़ों का कोई ना कोई चीज़ टूटना। अब वो टूट के कहीं ना कहीं तो जाएगी। देखो, हमारी पृथ्वी पे अगर कोई चीज़ कहीं से टूटती है या मूव करती है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट के थ्रू कहीं और जाएगी। तो उस मूवमेंट तक लेके जाने में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो वायु भी हो सकते हैं, विंड रेत को उड़ा के लेके जाती है, हमारे पास आंधियाँ आती हैं, वी हैव सैंडस्टॉर्म्स। उसके अलावा आप देख सकते हैं रिवर्स बहुत ज़्यादा मिट्टी को बहा के अपने साथ लेके आते हैं, उपजाऊ मिट्टी, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, यानी हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल्स की वो बनी रहती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। और देखिए, जो डिपोजिशन है, यानी डिपोजिशन की वजह से बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि रेत के टीले, चाहे वो समुद्र हो या आपके कोई ना कोई मरुस्थल, रेगिस्तान, डेजर्ट के अंदर वी आर हैविंग सैंड ड्यून्स। इसी तरीके से सी के पास वी आर हैविंग सी ड्यून्स। और रिवर्स जो अंतिम
क्षणों में या अंतिम आपकी जो चरण है, लास्ट स्टेज में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम डिपोजिशन या ग्रेडेशन भी कह सकते हैं। बहुत बारीक मिट्टी का जमाव करती रहती है। और तीसरा जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तीसरे के बाद चौथा और पांचवा मास मूवमेंट। मास का मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़े भूभाग से या एक बहुत बड़े एरिया से है और उसके अंदर अगर मूवमेंट है, यानी जैसे लैंडस्लाइड्स आना, मिट्टी का खिसकना, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, रैपिड फ्लो, मिट्टी का बहाव, कटाव, मड फ्लो, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये मास मूवमेंट का पार्ट होती है। डेनुडेशन का मतलब है कि जरूरी नहीं है वो चीजें टूटें बिखरें, वो वहीं पर टूट टूट के मिट्टी बन जाए, तब भी स्थलाकृतियों में एक परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुत बड़ा टीला था, या जिसे हम कहते हैं रोलिंग प्लेन्स, टिब्बा था, सॉरी, रेत का टिब्बा या रोलिंग प्लेन्स। अब धीरे धीरे मिट्टी वहीं से टूट रही है, बड़ी सी चट्टान है, वो टूट के वहीं पे आसपास एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है। कहाँ एक चट्टान थी और कहाँ पर मिट्टी, परिवर्तन तो आया है यहाँ पर। अब देखिए, वेदरिंग में एक और एरो है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अभी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चेंजेस लेके आने वाली है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, यानी इंसान बायोलॉजिकल वेदरिंग का एक पार्ट है। और हम इंसान इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि एक माउंटेन को काट के अटल टनल जैसे स्थलाकृत या परिवर्तन लेके आते, एक माउंटेन को काट देते हैं हम, एक पूरे के पूरे पर्वत को चीर के रख देते हैं। तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट के रूप में उभर के आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छी चीज़ नहीं है। फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है वहाँ पर बिना किसी केमिकल चेंज के, यानी आगे वाली जितनी भी कोई रॉक है उसकी रासायनिक जो आपकी विशेषताएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो फोर्स होती है, फॉर एग्जांपल जैसे दो पत्थर टकराते हैं, उन दो पत्थरों के टकराने की वजह से क्या है, आपके वो टूटेंगे लेकिन उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि केमिकल वेदरिंग के अंदर, जैसे चूना प्रदेश है, कास्ट टोपोग्राफी है, वहां पर लाइमस्टोन के अंदर वाटर उसको रिएक्ट करेगा, वाटर के अंदर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो डिसॉल्व करेगी किसको, लाइम को। तो वहां पर एक केमिकल चेंज हो रहा है। तो उस तरह के जो अपक्षय है उसको हम रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग कहते हैं। और जो थर्ड मैंने कहा है आपको, जहाँ पर बायोलॉजिकल वेदरिंग आती है, यहाँ पर पेड़, कोई भी ऐसी चीज़ जो जीवित है और वो परिवर्तन लेके आए, तो हम इसे बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, चूहे जो बिल बनाते हैं, सांप हो गए। अब उनको, उनके अंदर अगर कभी भी बारिश के बाद जब पानी जाएगा तो मिट्टी का कटाव होगा। मिट्टी का कटाव भी क्या है, एक परिवर्तन है धरातल के ऊपर। अब बात करते हैं हमारे एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस की। वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, डेस्ट्रोफिज्म, मेटामॉर्फिज्म। चीज़ों के बलन और उनके एक तरह से भ्रंश की वजह से, टूटने की वजह से, फोल्ड, कंप्रेस होना, ज्वालामुखी उद्गार और आपका भूमि का हिलना, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, डायस्ट्रोफिज्म, मेटामॉर्फिज्म। मतलब मेटा जो वर्ड है, मेटामॉर्फिज्म का मतलब जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इसी पर तरीके से कई बार अत्यंत तापमान, प्रेशर की वजह से उनका वास्तविक स्वरूप चेंज हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम आगे फर्दर हमारे सब्जेक्ट्स में जब एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अप्रोचेस, यानी सब्जेक्ट को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उनका विवरण करते हैं स्थलाकृतियों का, या फिर उनको हम क्लासीफाई करते हैं, या फिर उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हम हर एक तरीके में अलग अलग अप्रोच लेके यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट अप्रोच है वो देखिए, वो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है। सब्जेक्टिव कोई चीज़ होगी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, यानी आप लोग कुछ और सोचेंगे किसी चीज़ के लिए, मैं कुछ और लिखूंगा उस चीज़ के बारे में। तो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन एक तरह से नॉन टेक्निकल पर्सन, यानी जो उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट इंसान ना हो और वो कहे कि सामने पर्वत है, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट इंसान है वो कहे नहीं, दिस इज अ फोल्डेड माउंटेन, ये एक बलित पर्वत है। तो यहाँ पर डिफरेंस है। जो इंसान जिसको माउंटेन्स पता है सिर्फ कि पर्वत पर्वत होता है बस, उसके लिए शायद एक पहाड़ी भी पर्वत होगा। तो उस तरह का डिस्क्रिप्शन एक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होता है,
ये प्राचीन टाइम में, या हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लिखा जाता था, तो वो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन था। जब बात करते हैं हम जेनेटिक डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर उद्भव का विवरण है, यानी किस तरीके से ये स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। तो अगर हम उस तरीके से किसी चीज़ का विवरण करेंगे कि कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पर सम्मिलित थी, किस तरीके से ये आपकी स्थलाकृति बनी है, उत्पन्न हुई है, तो उस तरह के विवरण को हम जेनेटिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स में थर्ड, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो भी कोई चीज़ होगी वहाँ पर आप अपने पर्सनल थॉट्स नहीं डाल सकते। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्वांटिफिकेशन आ जाता है चीज़ों का। जैसे स्लोप है, कितने डिग्री का स्लोप है माउंटेन के ऊपर, सिनुसिटी इंडेक्स कितना है, यानी कितना घुमावदार है माउंटेन, स्लोप क्या है, डायरेक्शन क्या है, एस्पेक्ट क्या है। जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करें तो उस तरह के विवरण को ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना स्थलाकृतियों का, तो एक आ जाता है क्वांटिटेटिव यानी नॉन जेनेटिक। हम यहाँ पर कुछ लेवल्स बना सकते हैं, जैसे कि 0 से 30 डिग्री के स्लोप वाले माउंटेन्स, 30 से 45 डिग्री के स्लोप वाले माउंटेन्स, क्वांटिफिकेशन करना किसी चीज़ का। जेनेटिक क्लासिफिकेशन की फोल्ड माउंटेन्स, फोल्टेड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, जब हम उनके ओरिजिन से रिलेटेड चीज़ों का हम क्लासीफाई करते हैं कि जैसे वॉल्केनो की वजह से बनने वाले माउंटेन्स वॉल्केनिक माउंटेन्स, फोल्डिंग की वजह से बनने वाले माउंटेन्स जैसे कि हमारे हिमालयास, रॉकीज़, एंडीज़, तो वो होंगे हमारे फोल्डेड माउंटेन्स। एंड अगर हम बात करते हैं जैसे अरावलीज हो गई, बॉयमन आपके प्लेट्यूज हो गए, तो इस तरह की जब हम चीज़ें कर रहे हैं वो ब्लॉक जो माउंटेन्स हैं, उस तरह की क्लासिफिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब इनका एक्सप्लेनेशन करना, लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन करना, देखिए 3 अप्रोचेस यहाँ पर यूज़ होती हैं, स्ट्रक्चर और फॉर्म अप्रोच, यानी संरचना और उनकी आकृति अप्रोच। कि जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, रॉक्स कौन से यहाँ पर इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ रॉक्स क्या है, यानी प्रकृति क्या है आपके चट्टानों की, मजबूत है स्ट्रक्चर, संरचना मजबूत है, कमज़ोर है, जैसे आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, या आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जब हम उस तरीके की चीज़ों को लेकर चलते हैं तो इस अप्रोच को कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म अप्रोच, यानी किस तरह की संरचना की वजह से वो आकृति का निर्माण हुआ। बी देखिए हिस्टोरिकल अप्रोच है। ये जो अप्रोच है इसका जियोमॉर्फोलॉजी में काफ़ी लंबे समय से उपयोग होता आया है। हिस्टोरिकल अप्रोच यानी पुराने समय में चीज़ों को समझना। एक तरह से देयर इज़ अ 1/3, हमारे पास जेम्स हटन साहब थे, अच्छे से एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, उनका एक बहुत ही अच्छा कोट है जिसे कहते हैं प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, यानी जो हमारे पास वर्तमान में जो चीज़ हो रही है वो भूतकाल में भी होती रही है। जब हम इस तरीके की चीज़ों को समझते हैं, यानी कोई ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्टिंग है और उसकी हिस्टोरिकली चीज़ों को देख रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ होगा तो आने वाले समय में ऐसा होगा। जैसे अरावलीज के ऊपर अब काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि डेनोटेशन प्रोसेसेस कौन से ऑपरेट हुए होंगे यहाँ पर। हो सकता है आने वाले समय में जो हमारे ऑलरेडी माउंटेन्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, हिमालयास जैसे माउंटेन्स अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, उनके ऊपर भी ये काम करें। थर्ड होती है प्रोसेस, प्रक्रियाएं। जैसे हमने बात की थी एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, यानी कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व था इस तरह की संरचना के निर्माण के लिए। जब हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो वो उपागम होता है हमारा प्रोसेस फॉर्म अप्रोच। देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन है नेचर की, और अगर जब आप फील्ड में जाते हैं कभी भी किसी नई जगह पर, तो आपको कोई भी चीज़ दिखती है तो उसके पीछे की बहुत सारे रीजंस मिलते हैं। अब जैसे ये हमारे पास मेसाज है, प्लेट्यू से थोड़ा सा छोटा होता है मेसास, आप तस्वीर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही लेक्चर में। ये एक इंट्रोडक्शन सेशन था आपका कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृतिक विज्ञान, वो असल में क्या चीज़ है और उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। थैंक यू सो मच।